बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस भाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर तजिया पेश करेंगे। एक तो हम आपको बताते चलें कि अपोजिशन जमातों ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि अपोजिशन जमातें अब हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती हैं या क्या मुतवक्को है, क्या हालात किस तरफ जा सकते हैं। बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम, इस पे भी बातचीत करेंगे। और जजेस को धमकी में जो ख़त मौसूल हुए हैं, इस पर बड़ी आता हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि साइफर केस में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान की इस केस में रिहाई हो जाएगी। बल्कि जो वकील साहब हैं, जो उनके वकील सलमान सफदर साहब हैं, वो तो कह रहे हैं जी ईद से पहले फैसला करें, जो भी करें। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये उस वक्त कहा जाता है जब वकील को पूरी उम्मीद होती है कि मैं मजबूत हूं और फैसला मेरे हक में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, हम आपके इन चीज़ों पर तबसरा पेश करेंगे। तबसरा पेश करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर सीनियर तजिया का जनाब जुल्करनैन तार साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जुल्करनैन तार साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी जुल्करनैन तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जुल्करनैन तार साहब, एक तो ये है कि ईद के बाद जो अपोजिशन जमातें हैं अलायंस की सूरत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में जा रही हैं। गालबन 8 अप्रैल से उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। जमात इस्लामी भी साथ मिल सकती है। जमात इस्लामी के अलावा आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। दूसरा ये कि पहले वकला की टीम जो है फ्रंट फुट पर थी, अब बानी पीटीआई ने ऐलान किया है कि जो उनकी सियासी टीम है वो खुद मैदान में निकले और वो खुद इसको लीड करे। पंजाब से हमाद अजहर जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। केपीके से जो नजर आ रहा है वो जनाब मुराद सईद का लग रहा है कि वो सारे जनाब एहतजाजी जलसों को लीड करेंगे। पहला जो एहतजाज सामने आ रहा है वो बलूचिस्तान से आ रहा है और इसके साथ आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। जमात इस्लामी के आज नए अमीर जो है वो मुंतखब हो गए हैं, जनाब हाफिज नईमुल्लाह साहब। ये सारी चीजें मिल मिला के जब इकट्ठी हो जाएंगी, हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर किस्म का एहतजाज सामने आएगा। जो सिलसिला शुरू हो गया था कि जो लोग जीते हुए थे, रिकाउंटिंग के बाद मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाने का जो अमल शुरू किया गया था, फिलहाल तो उस पर ब्रेक लगा दी गई है। गुजरांवाला से एक सीट थी जो कि मुदस्सर नारे को रिकाउंटिंग में उसके भाई को जो है वो विनर करार दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी रोक दिया है और उन्होंने कहा जी वो जो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं, बिलाल इजाज, वही उन्होंने विनर कैंडिडेट करार दिया है। उन्होंने कहा जी फिलहाल वही कामयाब है, आपका नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, रिकाउंटिंग में आपका नोटिफिकेशन नहीं किया जाता। ये सारी वो चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जुल्करनैन साहब कि जो ईद के बाद सिलसिला शुरू हो रहा है, जब सियासी जमातें पीटीआई के खिलाफ, तो ये एक आपने देखा कि जो भी करती है हुकूमत रियासत, उनके खिलाफ तो जिस तरह मुकदमात का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब बाकी सारी जमातें इनके साथ खड़ी हो जाएंगी तो फिर क्या बनेगा? जनाब जुल्करनैन साहब, जुल्करनैन साहब आवाज आ रही है? जी गुरैश साहब, उनसे मेरे कोई फनी खराबी की वजह से बात नहीं हो पा रही। जी गुरैश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना जी, ये तो हर जो पाकिस्तान का शहरी है, हर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो देख रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। जिस तरह इलेक्शन हुए और फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट को जैसे तब्दील किया गया, इन सब चीज़ों पे अब ये आप अगर कहें कि चलें जी इस पे मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ जनाब, और आगे चलें, हमें मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा माफी चाहता हूं गुरैश साहब, आपकी तरफ ही आऊंगा दोबारा। जुल्करनैन तार साहब किसी वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा लाइन पे आ गए हैं। जी जुल्करनैन तार साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैंने आपसे सवाल किया था। सवाल का नहीं, वो बिल्कुल मैंने सुन लिया था बीच में लाइन। जी 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 प्लीज, जी प्लीज। बात ये देखें, ये जो एहतजाजी तहरीक है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई के साथ शेक हैंड करते हैं, हम साथ चलते हैं जनाब। क्योंकि देखें केपी में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है। अभी पीटीआई ने वहां पे रैली भी की। वैसे तो
मीडिया कंट्रोल्ड है, उसने वो रैली नहीं दिखाई। तो बाकी किसी किस्म का एहतजाज अगर वो पंजाब में करते हैं तो मरियम नवाज यहाँ पे रुथलेस हैं, और वो तो बिल्कुल एहतजाज नहीं करने देती, आपको पता ही है, और उनके पीछे बैकिंग भी है। और ये सारा मामला तो कोई अभी एक महीना आया है पीएमएल की गवर्नमेंट को या मरीम नवाज साहबा को, तो एक महीने की तो बात नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं 2 साल से यही मामला चल रहा है। तो अगर एहतजाजी तहरीक अगर ये स्टार्ट करते हैं पंजाब में सिर्फ पीटीआई, तो इनको डंडे बड़े पड़ेंगे। दोबारा से जो भी बंदा बाहर निकलेगा, आपने हमाद अजहर की बात की, हमाद अजहर साहब तो खुद रिपोर्ट से आप मई 9 के बाद से तो वो अपीयर हुए हैं पेशावर में, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अगर वो पंजाब की ड्यूटी लग भी जाए, आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तरफ से एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें उन्होंने डिटेल मांगी है और साथ उन्होंने रिलीफ भी मांगा है कि मुझे मुत्तहद अदालतों में पेश होने के अहकाम सादर फरमाए जाएं, सब झूठे केस हैं, मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अदालतों के सामने। जनाब बिल्कुल बस आप कह रहे हैं, वो तो हम 2 साल से यही देख रहे हैं ना जनाब, कि स्पेशली मई 9 के बाद तो हम यही एक ही चीज देख रहे हैं। जी वो ये है कि आपको अदालतें जमानत भी दे दें, अगर आप बाहर आते हैं तो आपको पुलिस उठा के ले जाती है। जनाब बताती है कि आपको अदालत ने किस उसमें जमानत दी है, वो कहते हैं कि हमें 12 केसेस में दी है, और उनके जी 12 केसेस और बन गए आपके। जनाब तो इसलिए हमाद अजहर या बाकी कोई भी लीडर जो भी पंजाब में निकलेगा, मई 9 का केस तैयार होगा उसके लिए, तो मतलब पंजाब में तो तहरीक चला नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इनके साथ आए, वो पंजाब में आए, और उनके साथ अगर ये मिले होंगे तब ये नून लीग की गवर्नमेंट को परेशानी होगी, और जो लोग नून लीग की गवर्नमेंट को बैक कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी होगी। अदरवाइज ये काफी मुश्किल होगा ईद के बाद पंजाब के अंदर तहरीक चलाना। एक तो हो गया ये जनाब। जी दूसरा क्वेश्चन इस पे इसी पे गुरैज साहब से बात कर लेते हैं, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जी गुरैज साहब, जिस तरह के जुल्करनैन साहब ने कहा है कि अगर तो ईद के बाद अकेले पीटीआई एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे तो इनके लिए बड़े मसाइल हैं, जैसा कि पहले भी उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, दोबारा मुकदमात का अंदराज किया जा सकता है और ज़रूर किया जाएगा। मरीम नवाज पहले इस चीज़ का इशारा दे रही है कि वो पंजाब में किसी को अमन मान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगी। वो एहतजाज के नाम पे भी किसी को, चाहे वो पुरअमन हो जैसा भी हो, वो किसी को सड़कों पे आने के लिए ऐसा नहीं होने देंगी कि वो एहतजाज कर पाएँ। जी गुरैज साहब। यूनुस साहब, ये बिल्कुल जुल्करनैन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पीटीआई को इंडिपेंडेंटली पंजाब में तहरीक चलाने में मुश्किल पेश आएगी, और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे, आपने देखा लास्ट टाइम जब एक दिन इख्तिजाज किया गया तो उस दिन अभी लोग इकट्ठे ही हो रहे थे, कहीं 4 इकट्ठे हुए थे, कहीं 5 इकट्ठे हुए थे, तो उनको उठा लिया गया, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब को भी उठाया गया और दूसरे वो राजा साहब को भी उठा लिया गया। तो ये सिलसिला तो होगा, लेकिन अब कब तक ये लोग खामोश बैठेंगे? ये देखें, अपोजिशन एक पार्टी है जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, क्या वो आप कहें, आप समझें कि वो खामोश होकर सारी ज़िंदगी मार खाते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, ये अपना जोर लगाएंगे, वो अपना जोर लगाएंगे, और इसलिए ये इनके लिए बहुत बेहतरीन है कि इन्होंने बहुत सारी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद किया है और मुत्तहदा एक एहतजाज की तहरीक जो है वो चलाने के लिए निकले हैं। तो इस तरह इनको रिस्पांस भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो तहरीकें चलेंगी, तहरीकों से पाकिस्तान पहले ही माशी तौर पे काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और जब तहरीकें चलेंगी तो ये जो माशी पहिया है वो चल नहीं पाएगा। तो बेहतर यही है कि गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर को बैठना चाहिए और बैठ के अपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए और कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बात को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस मुल्क के हालात भी बेहतर हों और सिलसिले भी चल निकलें। अच्छा गुरैज साहब, दोबारा जुल्करनैन साहब से पूछते हैं। जुल्करनैन साहब, आपने देखा है कि यकदम से कुछ सिनेरियो तब्दील होता नजर आ रहा है। कैसे? एक तो जो 6 जजेस का खत था
تصدق حسین جیلانی صاحب کو اس کا جو سربراہ بنایا گیا ایک مشن کا، تو بڑی باتیں سامنے آ رہی تھیں. پھر اب ان کی طرف سے جو سامنے چیزیں آئی ہیں وہ بھی بڑی توجہ طلب ہیں. انہوں نے نہ صرف معذرت کی ہے بلکہ ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ جناب جو انہوں نے کہا جی جو ٹی او آرز مجھے پڑھ کے سنائے گئے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے یا جس بھی حکومتی شخصیت کی جانب سے، اٹارنی جنرل کی جانب سے معافی چاہتے ہیں، تو انہوں نے ساتھ بتایا کہ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ خود ہی منصب تھے اور خود ہی وہ مدعی بھی تھے، سب کچھ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس پہ بڑا سامنے کہا جی میں نے وہ بالکل کہا جی مجھے یہ قبول نہیں ہے اور یہ میں نہیں کر سکتا. ان کا سامنے آ کے یہ چیزیں بیان کرنا، بتا دینا خط کے اندر کہ کیا انہوں نے لکھا ہے، کیا جواب دیا ہے، حکومت کے لیے وہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ایک دن پہلے آنریبل جج جناب چیف جسٹس پاکستان جناب فائزی صاحب قاضی صاحب نے کوئی گھنٹہ گفتگو کی، بات کی سماعت کے دوران، اور اطہر من اللہ صاحب کا 1 منٹ گفتگو کر دینا کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ جی ان کا 1 منٹ ان سے زیادہ باری تھا. دوسرا بانی پی ٹی آئی نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کھڑے رہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں جو الیکشن سے پہلے تھے. اب لوگوں کے درمیان جو خوف پایا جاتا تھا وہ اس سے کم ہو رہا ہے اس حوالے سے، ججز کے خطوط کے حوالے سے اور وکلا کے کردار کے حوالے سے. وکلا نے بڑا کردار ادا کیا، وکلا بڑا احتجاج کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ جناب ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو سرے سے ختم ہی کر دینا چاہیے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یعنی کہ کیسے کیسے فیصلوں کے متعلق سوچا جا رہا ہے. تو وہ 6 ججز جب انہوں نے دیکھا کہ کل کو سائل کی صورت میں سپریم کورٹ آ سکتے ہیں تو کیا نیا ایک پنڈورا باکس کھلنے جا رہا تھا، تو پھر جناب سو موٹو بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب ساری چیزیں جو ہیں وہ والی نہیں رہیں. اب احتجاج میں بھی آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ احتجاج کے لیے سامنے آئیں گے، باہر نکلیں گے. اب یعنی کہ یہ اکٹھے ہو کے ایک الائنس بن رہا ہے. جب الائنس بن کے احتجاج ہوگا چاہے کوئی بھی حکومت ہو، میں کہتا ہوں محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب پہلے احتجاج کی کال پر انہوں نے لوگوں کی گرفتاریاں کی تو انہوں نے جناب سردار لطیف کھوسہ کو بھی گرفتار کیا، دیگر کچھ لوگ بھی کیے، اور انہیں وکلا کو بھی گرفتار کرنا پڑا اور سیم ڈے چھوڑنا پڑا، انہیں اسی دن چھوڑنا پڑا انہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہیں گرفتار کرنا یا انہیں ان کے رائٹ سے روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی نے یہ اب اعلان کر دیا ہے کہ اب آپ یہ جو داخلی زدہ الیکشن ہے اس کے متعلق احتجاج کے لیے وہ باقاعدہ پلان مرتب کر چکے ہیں، اور 8 اپریل سے انہوں نے باقاعدہ کال دے دی ہے. اور پہلا پی ٹی آئی نے جلسہ جو ہے وہ بلوچستان میں اعلان کر دیا ہے، وہ پشین کے ضلع سے یا وہاں سے انہوں نے کہا ہے. اب یعنی کہ یہ سلسلہ جب چل نکلے گا تو اب جناب مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں جویل لطیف صاحب، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا گورنمنٹ نہ لے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا تھا آپ حکومت بنا لیں، اور انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے کہا تھا جی آپ پی ٹی آئی سے مل کے حکومت بنائیں. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے حکومت نہیں بنائی، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، یہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ نہیں تھا. اب یہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑی ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے 2 افراد کی جو ہے 2 بیوروکریٹ کی تعیناتی کروائی ہے. ایک جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں ان کو آئی جی اسلام آباد لگوایا ہے، اور دوسرا جو انٹیریئر منسٹر کی تعیناتی تھی، سیکٹری انٹیریئر کی. تو زلکن صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ دونوں تعیناتیوں پہ بڑا شور مچ گیا کہ یہ پرائم منسٹر کے اختیارات جو ہے وہ وزیر داخلہ استعمال کر رہے ہیں. اور اب کیا کیا ہے جناب کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ کام نہیں کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کر دیا. انہوں نے پنجاب سے اپنے ایک پولیس افسر کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا. اور اب کیا ہوگا، آپ دیکھیں کہ 29 تاریخ کا آئی جی اسلام آباد تبدیل ہو چکے ہیں. اتنی اہمیت کی حمل وہ سیٹ ہے، انہوں نے سیم ڈے چارج چھوڑ دیا تھا. اب وہ جناب پچھلے 5-6 دن سے سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. پنجاب والوں نے جناب اپنے پولیس افسر کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی انہوں نے اعتماد میں لے لیا ہے. اب یہ سارا یعنی کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو اسلام آباد لے جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ رسپانس ٹھیک دیتے ہیں. انہوں نے پنجاب میں جو حکومت ہے ان کے نزدیک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا ہے، تو اسلام آباد میں یہ سارا کچھ جو
عید کے بعد دمادم مسکرندر ہونے والا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اپنا علی ناصر رضوی وہاں چلے جائیں گے تو وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. یعنی کہ پرسیپشن اور حقائق میں اب بڑا فرق سامنے آ رہا ہے. اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب چیزیں کسی اور طرف نکل رہی ہیں. اب آپ کے سامنے 6 ججز کو دھمکی میز خط کا ملنا، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بات صاحب اس میں نا ججز کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. جیسے آپ نے ابھی سیکنڈ ہاف میں آپ نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی اور تنازع جو ہے ڈی آئی جی ناصر صاحب کو لے کے، انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی کمر کسنی ہے تو ان کو چاہیے اپنا ٹرسٹ وردی بننا چاہیے جو کہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. جناب اس میں بھٹ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گورنمنٹ ابھی ان کے واضح نکلنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. بھائی یہ تو سب کو پتا تھا کہ اگر آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں، آپ کے پاس تو 17 سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی میں، جی تو باقی مطلب 6% ریپرزنٹیشن تھی، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے 17 سیٹیں، وہ جو سب پہ کوشچن مارک ہے، جو سیٹیں کو انہوں نے جیتی ہیں یا ان کو دی گئی ہیں. تو اس کے بعد تو سبھی کو پتا تھا، ہر پولیٹیکل کمنٹیٹر کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا، مجھے پتا تھا کہ گورنمنٹ اگر شہباز شریف صاحب سینٹر میں بیٹھیں گے تو گورنمنٹ ان کی نہیں ہوگی، وہ پپٹ ہی ہوں گے. جناب اگر پنجاب میں مریم صاحبہ بیٹھی ہیں تو وہ مریم صاحبہ نے ڈکٹیشن ہی لینی ہے، اور بیچاری کے ہاتھ میں تو کوئی پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اصل پاور اگر آپ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاور تو ان کے پاس ہے. لیکن مسلم لیگ نون نے بغیر کہ ان کو چیلنج کر سکیں جی محسن نقوی کو، وہ تو اب ان کو ہوگا بھائی آپ پروٹوکول لیں چیف منسٹر کا، چھوٹے موٹے آرڈر شارڈر ہیں آپ کریں. پالیسی لیول، بڑے پالیسی لیول پہ اوپر پنجاب کا بھی، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پی ایم ایل نون کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جہاں سے پالیسی آنی ہے انہوں نے بنانی ہے اور انہوں نے ہی آگے چلانا. اچھا ذوالقرنین صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، کمرشل ہے، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جناب ذوالقرنین طاہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، تو ذوالقرنین طاہر صاحب اپنی بات جاری رکھیے، میں نے گریز صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے، وہ بھی اسٹوڈیو میں آپ کے سوالات. جی جناب. جو آپ نے ججز کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی، اصل دیکھیں سب سے اس ٹائم ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے اور ٹوٹل ان فوکس اسکینر میں ایک ہی چیز ہے، 6 ججز کا لیٹر کے بعد پھر فردر جو سبھی کو، ایون قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی جو تھریٹنگ لیٹرز آئے ہیں جس میں وائٹ بورڈ. اچھا ذوالقرنین طاہر صاحب، یہ جو دھمکی میز خط موصول ہوئے ہیں اسلام آباد ایک ہی جگہ سے وہ جناب پارسل کیے گئے ہیں، وہاں جہاں یہ خطوط ڈالے گئے ہیں قرب و نواح میں جتنے بھی کیمرے تھے خراب نکلے ہیں، اور کچھ سٹاف جو یہ ٹی سی ایس کا ہے یہ بھی حراست میں ہے، سی ٹی ڈی کی ٹیم اس میں متحرک ہے، کام کر رہی ہے. یہ ایک نیا پنورا بکس کھول گیا. یہی سب سے بڑا جو ہے نا اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں گیم چینجر کے طور پہ یہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں اس معاملے کو بظاہر یہی لگا کہ جی مٹی پاؤ، ایک کمیشن بنا دیتے ہیں ریٹائرڈ جج کے ساتھ. ریٹائرڈ جج جیسے آپ نے جیلانی صاحب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بعد میں ریفیوز کر لیا، ٹی او آر کے اوپر پرابلم تھا. نہیں آج جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے بڑا میں کہہ رہا ہوں دھماکہ خیز ہے ان کی گفتگو. لیکن قاضی صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا کل جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا جناب. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، بہت زیادہ ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری تنقید ہو گئی، تو اس کے بعد تصدق جیلانی صاحب نے انکار کر لیا. لیکن انہوں نے کہہ رہی میں نے تو میرا جو ضمیر ہے میں نے تو اس کی وجہ سے جناب سب کچھ کیا ہے، انہوں نے کہہ رہی میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. یہاں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. پہلے تو یہ دیکھیں قاضی صاحب اس سے پہلے سوشل میڈیا کو کہتے تھے یہ تو مطلب میں تو دیکھتے نہیں بھائی، جناب اس بلا کا نام ہے جناب، وہ تو روٹین میڈیا کو فالو نہیں کرتے. جناب جج کا کیا کام ہے میڈیا کو دیکھے. میں بالکل صحیح. کل حیران ہوا جب انہوں نے کہا کہ بھائی سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑے شریف آدمی تھے، تو مجھے ایسے ہی لگا کہ تو پھر ایک کمنٹ وہاں بھی کر دیتے بھائی آپ بھی جعلی وی پی این لگا کے ایکس کو یعنی کہ فارورڈ ٹویٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ٹویٹر پہ ہی سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا نون پلیٹ فارم ہے، سیریس پلیٹ فارم ہے، اسی پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں. آپ اور میں بھی وی پی این کے علاوہ ہم دیکھ نہیں سکتے مطلب. اور وی پی این جو ہے یہ غیر ان لیگل مینس آپ کہہ لیں، یا ظاہر آپ نے بند کیا ہوا ہے تو اس میں
प्रॉब्लम यही है कि फिर अच्छा जुल्फिकार साहब, गुरैर साहब बड़े बेताब हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। 2 मिनट बाद आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी। एक कमेंट कर दो सर। वो यही है कि काजी साहब को नहीं, उसके बाद इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि इसको मोटो लेना पड़ा, 7 मेंबर बेंच है, अभी उन्होंने इसको डेफर कर दिया केस को 29 और उन्होंने कहा 29 या 30 अप्रैल को हम दोबारा सुनेंगे, तो काफी अभी टाइम है उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब लाइटली कहीं मतलब सुकून से मतलब ऐसा कुछ कर जाए जिससे गवर्नमेंट की फेवर हो। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बॉम्बशेल है, ये गिर गया है, इसके असरात आगे हैं। और ज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ से गेम निकलती जा रही है और ऐसा ऐसा ये एक बिल्कुल जो है वो बड़ा जिस तरह का सिलसिला चल निकला है, अगर इसको हल ना किया गया तो ये मजीद बड़ा गमगीर होगा और बड़े यानी कि मसाइल को जन्म देगा और ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। जजेस साहबान का सब कुछ जो फैसला 6 का सामने आना ये कोई इतनी आम बात नहीं है। उन्होंने बड़ी एक जनाब दीदा दिलेरी से सारा कुछ किया है और उनका दिलेराना इकदाम जो है ये किसी तरफ जरूर लेके जाएगा। जी गुरैर साहब, आप भी अपने ख्यालात का जी जरूर बताइएगा। यूनुस साहब देखें, ये जो पहले 6 जज साहबान के ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने फरमाया कि हम पे असरअंदाज हुआ जा रहा है, हमारे फैसलों पे असरअंदाज हुआ जा रहा है, तो ये इसके लिए हमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा, उन्होंने जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रहनुमाई मांगी। जनाब चाहिए तो ये था कि काजी साहब को उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था और फुल बेंच बनवाना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ने पता नहीं क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और फिर उन्हीं के साथ बैठ के उन्होंने एक कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ भी दी। यानी कि जो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उसी से मशवरा, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। बरकैफ ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर कमीशन भी बन गया। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस मुल्क में कई बार कमीशन बने हैं जी। जनाब हमूदुर रहमान कमीशन बना, मेमो गेट कमीशन बना, मिसिंग पर्सन कमीशन बना, एक सहाफ़ी साहब के कत्ल के ऊपर कमीशन बना, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसे ही किसी चीज को इग्नोर अगर करना हो तो हमारे मुल्क में कमीशन बना दिया जाता है और वो काम करता रहता है 1.5-2 महीने, उसके बाद ये बात आई गई हो जाती है। तो अब जब ये केस शुरू हुआ तो उसमें बड़ी वो जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दिलचस्प थी। उसमें मंदोखेल साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी कि ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ये हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम डिसाइड करें इस चीज को कि कौन है जो जज साहबान के मामलात में दखल अंदाजी करता है और क्यों ये दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसको हमें टेकअप करना चाहिए। इस तरह अतर मिनल्लाह साहब ने भी बड़ा बात की और मंसूर साहब ने भी बात की। तो ये सारी चीजें हुई। अब जो कार्रवाई थी उसमें मतलब ना ऐसे लग रहा था जैसे काजी साहब को कुछ समझ नहीं आ रही और फिर उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि अब हो सकता है कि हम ईद के बाद फुल बेंच बनाएं और उसमें ये केस सुना जाए, क्योंकि हमारे पास तो फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया हमारे पास तो जी इस वक्त इस्लामाबाद में अपना 7 ही जज थे तो उनके साथ हमने ये केस शुरू कर दिया। यानी कि काजी साहब के लिए माफ़ी चाहते हैं गुरैर साहब कि इस मसले को इतना आसान नहीं है कि जिस तरह दीगर मामलात को वो अपनी मर्जी से हल कर लेते हैं या टैकल कर लेते हैं। ये जजेस की प्रेस्टी का मामला है और यकीनन इस पे जो है वो नताइज अगर जो यानी कि हकायक के मुताबिक सामने नहीं आते तो ये कोई अच्छा यानी कि नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। आप देखेंगे कभी पाकिस्तान की तारीख में 6 जज साहबान ने उठ के ये नहीं कहा कि हम पे कोई असरअंदाज हो रहा है। बड़ा कुछ होता रहा है लेकिन कभी किसी ने इस तरह नहीं कहा, खुल के नहीं कहा। मैं कह रहा हूं हाँ जी।
और फिर दूसरी बात यहाँ पे अब ये धमकी अमेज जो खत आने लगे हैं, पहले जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को आए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान और सारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को आए। तो ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक है? ऐसे आप क्यों नहीं फौरी तौर पे आपने हुक्म दिया कि इसकी फौरन पकड़ो, ये कौन है जो खत लिख उस रहा है? पे FIR दर्ज हो गई है CTD में, और सारा मामला चल रहा है, लोग गिरफ्तार भी हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। खैर अपना जुल्करन साहब जी बात कर रहे थे कि सारी चीजें जो हैं वो अब जिस तरह आसानी से पहले जनाब जो लोग एहतजाज के लिए निकलते थे उनको दबा लिया जाता था, अब वो मामला नहीं रहा। ईद के बाद आपको हालात यकसर तब्दील होते नजर आएंगे। एक तो साइफर केस बज़ाहिर बिल्कुल सबको नजर आ रहा है कि उसमें तो है ही कुछ नहीं, वो तो आज हुआ कल हुआ, उसमें तो इमरान खान की रिहाई यकीनी नजर आ रही है। तो उसके बाद इमरान खान जब उससे फारग हो जाएंगे तो यकीनन इन्हें रिहा भी करना पड़ेगा। एक केस की सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, इसके बाद इद्दत केस रह जाएगा, वो भी यानी कि अब चीजें जो है वो बड़ी कोई इस तरह की सूरत सामने आ रही है कि अब इक्तदार में बैठे लोग ये नहीं कर सकते कि अपोजिशन के लोगों को अपनी मर्जी से जिस तरह पहले वो दबा लेते थे, दबाया नहीं जा सकता। अब बानी PTI ने भी अपनी जमात को कह दिया कि बुकला ने बड़ा किरदार अदा किया है, अब आप भी जरा खुल के अपने हक में जो है आवाज उठाएं। और दूसरा जो हलके कई ऐसे हैं जिनका मुसलसल दबाव डाला जाएगा कि जी इनको हलकों को खोलें, ये जहां जनाब बोगस रिजल्ट तैयार हुए हैं वो भी अब बड़ा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सारी सूरत जो है वो अब कुछ यानी कि नया मैसेज दे रही है। जनाब देखिए भट्ट साहब, एक चीज तो बिल्कुल ऐसी ही है कि फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद ये सारा सिस्टम जो है ये कमजोर हुआ है। इसमें अच्छा मैं आपको एक और ऐड कर दूं, आप बात कर रहे थे, माफी चाहता हूं मैं आपकी बात काट रहा हूं। जो हम कहते हैं ना कि जो करना चाहें वो कर लेंगे, मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, ये बात मुस्लिम लीग नून को इतनी आसानी से हजम नहीं हो रही, और ना ही वो इसे चाहते हैं कि जो मर्जी फैसले होते रहे हम कबूल कर लेंगे। आपको पता है कि ये एक वक्त तक देखते रहते हैं, फिर इनकी जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो ये फिर जनाब लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये वो मौका आने वाला है कि अगर वो जहां से भी कबूलियत वाली जगह से भी इनके तबादले हुए हैं, लेकिन फिर होना तो ये चाहिए कि वो जो लोग तब्दील हुए हैं उनको जनाब चार्ज ले लेना चाहिए। अब पंजाब से DIG को यहां से रिलीव ना करना, ये सीधी सीधी लड़ाई नजर आ रही है। जी भट्ट साहब, इसमें देखिए ना पॉइंट ये है कि ये कितनी देर तक पपेट बन के कठपुतली बन के चलेंगे। असल अब आप इशू की तरफ आए जनाब। एक टाइम की बड़ी जमात रही है PML नून जनाब। और इवन अगर आप पीछे चले जाएं 2018 तक की, मतलब इसमें बड़ी जमात थी। और अप्रैल 2022 को जब इन्होंने इमरान खान साहब को घर भेजा तो उस वक्त भी इनकी टिकट हॉट टिकट के तौर पे कंसीडर होती थी जनाब। तो उसके बाद सारा सीन चेंज हो गया और आपके सामने है कि अब इनको लगता है कि अगर हम इस तरह पॉपेट भी बन के चले, हमारा वोट बैंक भी नहीं है, तो फिर काफी बन के 8-10 सीटों वाली ओवरऑल पार्टी चौधरी शुजात हुसैन तो नहीं बनना चाहेंगे, क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ साहब जनाब। तो आप ये भी तो देखे ना। अब मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, नवाज शरीफ वाली बात पे ही तो जी कर दूं थोड़ा सा सर। और उसमें आप ये देखिएगा कि ये कब तक, मेरा ख्याल है कि 6 माह मैक्सिमम। अगर बाकी दूसरी तरफ तो PTI स्ट्रांग हुई है, KP में उनकी गवर्नमेंट है, अगर अपने कार्ड अच्छी तरीके से खेलें, और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये गेम चेंजर हो सकता है आपका जजेस वाला, क्योंकि इसमें कादिर साहब जो कि बज़ाहिर हमें लग रहा था कि हर तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़े प्रेशर में है, और शायद वो भी जिसे कहते हैं कि अपना रास्ता थोड़ा सा बदले। तो अगर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और PTI अपने कार्ड अच्छे खेलती है, ज्यादा से ज्यादा को साथ लेके चलती है प्रोटेस्ट में, और इसके साथ आप दूसरी तरफ इनको उधर से प्रेशर रहता है कि हाँ जी बिल्कुल निक्कू बन के रहो और पपेट बन के रहे, तो इस सारे सीन में PTI के लिए मुझे प्लस नजर आ रहा है और नून के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। और इवन मैं आपको राना सनाउल्लाह का आज का ही स्टेटमेंट में बता देता हूँ। जी कैंकर से वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ईद के बाद चीजें हमारे लिए मुश्किल है और हमें कोई पॉलिसी लेवल के ऊपर कोई नए बयानिए की जरूरत होगी। हमें मतलब नवाज शरीफ को हमने सजेशन दी है, तो अगर वो सजेशन की तरफ नहीं जाते
तो पॉइंट ये है, उन्होंने कहा जी कि फिर आगे पार्टी के लिए मुश्किलात होंगी, मतलब पार्टी हमारी फारिग होती जाएगी अगर हम वही निक्कू बन के रहेंगे। अब राणा सनाउल्लाह की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पार्टी के अंदर से बहुत से ऐसे लोग हैं, जवेद लतीफ हो गया, राणा सनाउल्लाह हो गया, अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम फारग हो गए हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है वो तारीख नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जुल्फ़िकार नत्तार साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने बकायदा मीटिंग में बैठना शुरू कर दिया है, बकायदा वो ना सिर्फ मीटिंग लेते नजर आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर घुसना चाह रहे हैं। मरियम नवाज साहब फैसलाबाद गई थी, वो उनके साथ उस मुतासिन के घर भी गए थे, अब वो बाकी जो मीटिंग्स हैं उनको भी बुलवा रहे हैं, जाती उम्रा में भी सरकारी लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, वो गपशप करते नजर आते हैं, वो हदायत देते नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अब बिल्कुल वो नए बयानी की तरफ जाना चाहते हैं, वरना उनका जो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल पहले जिस तरह हो गया था, तो ये अब चीज़ें बिल्कुल जो मर्जी कर लें, जहाँ से कबूलियत होती है, ये अब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने देंगे, ये भी रजिस्ट करेंगे। गुरैर साहब, आप जो है वो मियां नवाज शरीफ की अजलास में जो मीटिंग्स हैं इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये कोई नया बयानिया बनाने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये लोग जो आए हैं ये किस तरह आए हैं। ये इलेक्शन जीत के नहीं आए, ये एक दिन पहले हार रहे थे, अगले दिन ये इनको जितवाया गया है। जो बंदा अपनी ताकत के जरिए ना आया हो, जो बंदा अपनी कुव्वत के ऊपर ना खड़ा हो, उसका एक पैसा उसकी कीमत नहीं होती। अगर ये जितना मर्जी ये मतलब हम कहते हैं कि नकवी साहब अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं या किसी के वजह से फैसले कर रहे हैं, असल वज़ीर आज़म लोग कह रहे हैं कि वही है, तो ये इनके दरमियान रिफ्ट पैदा हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये अपने मैंडेट, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए। ये आपके कहने का मकसद ये है कि महरूने मिन्नत आए हैं, यानी कि जो भी फैसला सौंपा जाएगा उसे कबूल करना आपके ख्याल में इनकी मजबूरी हो, इनकी मजबूरी हो, क्योंकि इन्हें पता है कि हम जो है वो बिल्कुल हम उन्हीं के महरूने मिन्नत हैं, यानी कि किसी वजह से खोले जा सकते हैं, और वो किसी वक्त भी वो असल हमारे जो असल नताइज है वो सामने लाए किसी वक्त भी असल नताइज ला के इनको इस पे जुल्फ़िकार नत्तार साहब पूछ लेते हैं। जुल्फ़िकार नत्तार साहब तजर्बा रखते हैं, नून लीग के अंदर की बातें जानते हैं, मैडम से इनकी काफी तलकदारी भी है, मैडम मरियम नवाज साहबा से। जी जी वर्ड साहब, देखें एक चीज तो बिल्कुल गुरैर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सिमिलर हैं जनाब। ये मौसम के साथ जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नून लीग के, क्योंकि इनका जिनसे ये डरते हैं वो जेल में बैठा है इनको ये है कि अगर हम आपस में लड़े तो बेनिफिट उसे मिलना है, और वो अगर बाहर आ गया तो आने के बाद उसने सानू बड़ी मैं यहाँ माफी चाहता हूँ, आज बात कर रहे थे एक एंकर राणा सनाउल्लाह से कि वो बुशरा पे इल्जाम है जनाब मुझे जहर दे दिया गया, तो उसने कहा कि जी वो जनाब बिल्कुल उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो जो एंकर पर्सन साहब थे वो फरमा रहे थे कि नहीं वो दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे थे बात को। वो जी 4 साल हुकूमत की उन्होंने, उनको हुकूमत चलाने का भी बड़ा फन आता है, बात करने का भी बड़ा फन आता है। तो राणा साहब कहीं ये वो यानी कि उस पर तनकीद करवाना चाह रहे थे, लेकिन राणा साहब कह रहे थे नहीं यार ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जेल वाले मुलाजम ऐसा तो नहीं करते अगर किसी ने किया है। तो एंकर ने फिर बात को उल्ट के ये कह दिया कि राणा साहब आपको भी कल में जेल को जाना पड़ सकता है, तो आपने सोचा होगा कोई ऐसी बात ना करूं कि कल को मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो राणा साहब बता रहे थे कि यार ये तो किसी वक्त भी किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मकसद यह है कि ये पहले से तैयार है कि ये हमारे लिए भी दोबारा से वही सारा कुछ हो सकता है जो आज इमरान खान के लिए है, ये सारी चीजें वो तैयार बैठे हैं इसके लिए। जी जुल्फ़िकार साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, राणा साहब ने बिल्कुल यही कहा कि जी अगर हम आपस में पॉलिटिशियन ना बैठे और इसी तरह लड़ते रहे, ठीक जी जी, उन्होंने कहा जी कि अगर आज हम बाहर हैं तो कल को सिचुएशन टर्न अराउंड होती है तो इमरान बाहर होगा और हम अंदर होंगे। तो ये देखिए वैसे तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और देखिए अभी भी इनको रिकंसाइल करना चाहिए। इमरान खान के ऊपर 200 के करीब पर्चे हैं, जिस तरह आप कह रहे थे कि अभी उसका चांस बन सकता है बाहर आने का, लेकिन बाहर आने का चांस ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, तो यानी कि अदलिया की जो डायरेक्शन है, जिस तरह दबाव में ला के काम लेने की कोशिश की गई है और वो दबाव नहीं आए, तो वो फैसले भी आजादाना मर्जी से कर सकते हैं आइंदा, ये भी हो सकता है। जी जी देखिए वो सारे केसेस को आप देखें कि एक जी जी
वो सारे केसेस तो आपको पता ही है किस तरह से बने, सारे तो इसलिए कह रहे हैं ना कि वो तो सारे एक ही ऑर्डर में उठ सकते हैं जी, सियासी केस हैं। हाँ जी, सारे सियासी केस हैं, जनाब। मोरलेस बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पॉइंट यही है कि मैं फिर स्टिल बिलीव इन दिस कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। नून लीग को इस चीज में सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट उनको जैसे भी मिल गई है तो वो पीटीआई के कंसर्न सुने, आपके सामने ही है। अभी भी मतलब अभी की उनकी खवातीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अब सनम जवेद का आप एग्जाम्पल ले लें, आप आलिया हमजा की ले, जनाब। तो उसके केसेस खोल दिए, मतलब फिर अब सरगोदा में खोल दिए टेररिज्म के मेन लाइन से रिलेटेड। मतलब ये पाकिस्तान का वन ऑफ द वंडरफुल केसेस हैं कि जिसमें आपको क्या लगता है जी कि एक खातून एक टाइम में लाहौर की हर मुकाम पे मौजूद थी, 5 जगहों के ऊपर अगर जलाओ फैला आपके हुआ कहने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं है कि ये समझा जाए कि मियाँवाली में भी, पिंडी में भी, जी जी जी, गुजरांवाला में भी, फैसलाबाद में भी, तो मतलब जुल्गन साहब जी जी, आपके कहने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं है कि जितना ये समझ रहे हैं कि एक ऑर्डर से सारे रिहा हो जाएंगे। अभी बड़ी रुकावटें खड़ी हैं, बड़े मसाइल हैं। जुल्गन तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हकायक से आगाह किया। आप की चीज़ें जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए हमेशा हकायक के करीब होती हैं, वो बड़े आपका तजिया तवज्जो से सुनते हैं। गुरैर साहब, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है, तो मैं चाह रहा हूँ 1 मिनट आपके इस सारी चीज़ों पे जो है वो कंक्लूजन ले लूँ कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर है कि इतने ज़्यादा केसेस बने हुए हैं। 200 केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर है जनाब। इसके अलावा आप हमाद अजहर पे देखें, मोर देन 60 केसेस हैं। इस तरह हर बंदे के ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती जनाब। और इनको हाँ, अगर अदालतें जैसे ये उठ खड़ी हुई हैं, जज साहबान उठ खड़े हुए हैं और इंसाफ के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं और करने को तैयार भी हैं, तो फिर कोई चीज़ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर मुल्क में इंसाफ होगा तो हर चीज़ मुमकिन है और इससे मुल्क के हालात भी बेहतर हो सकते हैं और इससे एक अच्छी सियासी क़यादत भी आ सकती है और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी हम उस रोशनी को भी देख सकते हैं। जी गुरैर साहब, जिस तरह के आपने बताया है कि ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर हमें इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो कुछ इस तरह की सोच पैदा कर लें कि हमने इस मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है, तो मस्बत जो है वो नतायज हासिल किए जा सकते हैं। वरना झगड़ा तो चल ही रहा है, हालात तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, अपने प्रोग्राम के आखिर में हम किसी न किसी अदारे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे महकमा जेल खाना जात की। महकमा जेल खाना जात की जानब से आज मीडिया के दोस्तों के लिए एक अफ्तारी का अहतमाम किया गया था। ये अफ्तारी का अहतमाम IG जेल खाना जात मियाँ फ़रूक नज़ीर की हदायत पर DIG हेड क्वार्टर जनाब मियाँ सालिक जलाल साहब, DIG लाहौर रीजन चौधरी नवीद रऊफ़ की जानब से अमल में लाया गया और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मीडिया के दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई वो कोट लखपत जेल के सुपरडेंट चौधरी इजाज़ असगर की जानब से ये कोशिश थी। कैंप जेल में अफ्तारी का एहतमाम था। जो महकमा जेल खाना जात के कैदी हवालाती लोग, वो भी कोई 200-300 के करीब बज़ाहिर उनको जो है वो एक लान में ला के बिठाया गया। उसी लान में मीडिया के दोस्तों को भी बिठाया गया। जो महकमा जेल खाना जात के अंदर एक घुटन सा माहौल है, उसके मुतल्लक वहाँ दिखाया गया कि अब ऐसा नहीं है। महकमा जेल खाना जात में वक़्त के साथ साथ इंतज़ामात में जिद्दत लाई गई है। वहाँ आज दिखाया गया कि हर जो हवालाती है उसके लिए हफ्ते में 40 मिनट का उसको जो है वो टाइम दिया जाता है कि वो पहले ऑडियो पे कॉल करता था, अब उसको वीडियो की सहूलत जो दी गई है। तो मीडिया के दोस्तों को दिखाया गया, जितने वहाँ बूथ लगे गए थे, और बूथ पर वो कॉल करते हुए दिखाया गया कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर देख सकते हैं। 40 मिनट का दुरानिया आपके लिए एक हफ्ते में होता है। आप वो मुख्तलिफ औकात में 2 बटन होते हैं, अगर एक पे जाएं तो ऑडियो कॉल चला सकते हैं, दूसरे पे जाएं तो वीडियो कॉल चल जाती है। तो ये सहूलत हुकूमत की जानब से फराहम की गई है। तो आज की अफ्तारी को देख के बज़ाहिर महकमा जेल खाना जात ऐसे लग रहा था कि वही जिस तरह कहा जाता है कि जो नफ़रत है वो जुर्म से है, इंसान से नहीं है। तो अब हुकूमत की हदायत पर महकमा जेल खाना जात में जिस तरह की इस्लाहात की जाती हैं या की जा रही हैं वो इंतहाई काबिल सताइश हैं। और आज की अफ्तारी में जो कुछ बज़ाहिर दिखाया गया
وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. وہاں کے حوالاتیوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ کسی ایک فاؤنڈیشن کی جانب سے بھجوایا گیا تھا. محکمہ جیل خانہ جات کے حوالاتیوں نے جو اندر چیزیں تیار کی تھیں اس میں پکوڑے بھی تھے اور دیگر کچھ چیزیں بھی افطاری کے لیے سامان تھا, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. بڑا فیملی والا ماحول دکھایا گیا تھا. جو محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے یہ افطاری کا اہتمام کیا گیا, آئی جی صاحب نے خود اس میں تشریف لانا تھا لیکن وہ خود تو نہیں آ سکے, لیکن اس سارے معاملے کو جو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر میاں سالک جلال صاحب ہیں, جو لاہور ریجن کے ڈی آئی جی نوید رؤف صاحب ہیں, اور جو کیمپ جیل کے سپرڈنٹ جناب ظہیر ورک صاحب تھے, اور کوٹ لکھپت جیل کے سپرڈنٹ چور اعجاز اصغر صاحب تھے, ان کی کاوشوں سے یہ سارا آج کا جو اہتمام کیا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کی اس کاوش کو سراہتے بھی ہیں, اور ان کی جانب سے جو اہتمام کیا گیا تھا وہ قابل ستائش بھی ہے. اس سے جو پازیٹیو جو ایکسرسائز کی گئی ہے, یہ بظاہر جو تصر پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا ہوا ہے کہ جیلوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, جیلوں میں قیدیوں پہ تشدد ہوتا ہے, وہاں جناب بڑی کرپشن ہے, جناب وہاں لوگوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کیا جاتا, جیلوں کے اندر بڑے جرائم کے متعلق بتایا جاتا ہے جی وہاں جناب بڑے جرم ہوتا ہے, جی وہاں جناب منشیات کا کاروبار لوگ کرتے ہیں, وہاں اندر اور بڑے مکروہ دھندے بیان کیے جاتے ہیں. اس طرح میڈیا کے لوگوں کو وہاں بلوا کر قیدیوں اور حوالاتیوں کے ساتھ بٹھا کر افطاری کا اہتمام کرنا, یہ ایک نیک نہ صرف شگون ہے, ایک پازیٹیو ایکسرسائز ہے, اور یہ محکمے کے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک بڑا اصلاح طلب پہلو ہے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان یونس بھاٹ اور جناب جوید اقبال گرائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.